जी अस्सलाम वालेकुम। आज आज अभी आपने ये नहीं कि विंडो इंस्टॉलेशन कर लिया है विंडो 10 की नॉर्मल है, इसमें अभी कुछ भी आपने काम नहीं किया, ठीक है। अब इसके ऊपर सॉफ्टवेयर तो डायरेक्ट रन नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम इसके ऊपर 3.5 का जो फ्रेमवर्क है वो इनेबल करना है। उसके लिए हमने जाना है कंट्रोल पैनल पे या appviz.cpl, ये शॉर्टकट की है, सीधा ऐड प्रोग्राम फाइल्स के अंदर चला जाएगा। यहाँ से आपने टर्न विंडो फीचर्स करना है और इसके अंदर ये आपने देखें, आपने ऑलरेडी इसके ऊपर जो आपने इंस्टॉलेशन की है ना वो फ्रेमवर्क उसने ये पहले से ही आना है, ये इंस्टॉलेशन के अंदर बिल्ट इन है। इसको आपने ओके कर दिया। हाँ जी, ये ओके हो गया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने इसका फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया। अगर ना किया होता तो आप ओके करते, थोड़ी देर लगाता और उसके बाद हो जाता। पहले तो आपने WinRAR इंस्टॉल करना है, मैं आपको बताता हूँ। अभी फ्रेश विंडोज में कुछ भी नहीं किया अभी क्या? हाँ, मैं पहले WinRAR आपने इंस्टॉल किया, ये जिस तरह मैं अभी करने लगा हूँ। ठीक है सर, ये इसमें तो कोई इशू नहीं है आपको। ठीक है सर, इसमें ये पता है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसका एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव करूंगा। उसके लिए मैंने क्विक किट में जाना है और यहाँ पे ये मैंने क्विक किट को ओपन किया, यस किया, ऊपर से रन किया उसको तो वो एक्टिव ओ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये स्टार्ट प्रोसेसिंग हाँ हो जी, गया, ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने इसको एक्सेप्ट कर लेना है और जो क्विक किट है उसने दोबारा आपको बगैर इंस्ट्रक्शन के आपके उससे दोबारा खुद ब खुद वो ओपन हो जाएगी। ये ओपन हो गई है और मैंने पहले इसने ये दो चेक किए हुए थे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट नहीं था। अब उसने ये वाली चीज़ें की हुई हैं, ये ऑप्शनल है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप ना करें। यहाँ पे हो गया। अब मैंने डी ड्राइव के अंदर ये इंस्टॉलर का फोल्डर है। अब ये जो क्लाइंट है मेरे, ये जेलम से हैं, तो रात को मैंने इनको लिंक सेंड किया था कि ये कहा था कि आपने ये चीज़ें अगर कर सकते हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। इन्होंने वो चीज़ें डाउनलोड कर ली थी। अब मैं ये देखता हूँ कि इन्होंने शायद जो है ना डाउनलोड के अंदर ही डाउनलोड रखी हूँ। ये जिस तरह उन्होंने ये आ गया जी, इसके बाद डेटाबेस हो गया, आईपोज का फोल्डर हो गया और ये चीज़ें, ये उन्होंने चार चीज़ें यहाँ से मैं इसको उठा के डी ड्राइव के अंदर ये रख देता हूँ। अब क्योंकि ये सारी कंप्रेस फाइल है, रार फाइल है, अब इनको मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए WinRAR का, तो वो मैं अपने पास इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर कॉपी हो गया। इसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल कर देना। अब ये जितने फोल्डर थे क्विक किट को छोड़ के इन सारों को सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट ईच आर्काइव टू सेपरेट फोल्डर, ये जो फाइल्स हैं वो अपने अपने फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ये एक्सट्रैक्ट हो गई हैं जी। इसके बाद अब ये विंडो 10 है। विंडो 10 में थोड़ा सा क्लिक ये होता है कि आप SQL सर्वर 2000 डेस्कटॉप के अंदर ये वाला पड़ा होगा फोल्डर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, इसको आपने कॉपी करना है। ये सिर्फ विंडो 10 के केस में, 7 में आपको कुछ भी नहीं करना ये, क्योंकि विंडो 10 के ऊपर जो SQL 2000 है वो रेगुलर इंस्टॉल नहीं होता, उसके अंदर भी थोड़ा सा हमें एक क्लिक करनी पड़ती है जिसके लिए फिर वो इंस्टॉल हम कर सकें। ये आपको लाजमी करना पड़ता है, जो ये मैं कर रहा हूँ इसको, अदरवाइज ये आपका इंस्टॉल नहीं होगा। दूसरा, इसके अंदर जाके आपने x86 के अंदर सेटअप के अंदर जाके तो नीचे आपने आ जाना है सेटअप SQL के नाम से जो फाइल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और कंपैटिबिलिटी में जाके रन दिस प्रोग्राम वाला चेक जो है इसको आप चेक कर देंगे। ये वाली सेटिंग हो गई है। बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आपने एज इट इज छोड़नी है। क्विक किट को आपने ओपन कर लेना है। हमने सर्वर की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, दो हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है, ये SQL सर्वर इंस्टॉल होना है, डेटाबेस, क्रिस्टल पोर्ट, आईपोज को कॉन्फ़िगर करेगा और सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें आपको जो जो करनी है बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी एक्टिव होती हैं और आपने यहाँ से ओके कर देना। इसके बाद आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। 3 से 4 मिनट में जो भी इसका टाइम है वहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद फिर मैं दोबारा आपको करूँगा। अभी आपने कोई नेक्स्ट कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं है, ये बैकग्राउंड के अंदर इंस्टॉल होती रहेगी। SQL के इंस्टॉलेशन के बाद इसने क्रिस्टल रिपोर्ट की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है।
इसके बाद क्रिस्टल पोर्ट का एक कंपोनेंट होता है, वो भी इंस्टॉलेशन उसकी भी जरूरी है। क्रिस्टल पोर्ट के बाद उसने कंपोनेंट किया, ये उसने सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर किया है और ये मैं बंद कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगर करने के बाद सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया, ये रजिस्ट्रेशन की आ गई है। रजिस्ट्रेशन की मैंने यहाँ से कॉपी करके और इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट करूंगा। अब जो इनकी की है वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मैंने यहाँ पे की के नाम से टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे रख देनी है, ताकि अगर सॉफ्टवेयर दोबारा इनसे की मांगे तो इनको पता हो कि ये सॉफ्टवेयर की है। पहले बात तो सॉफ्टवेयर मांगता नहीं है, अगर इन केस रजिस्ट्रेशन की दोबारा इनसे मांगे तो यहाँ से आपने दोबारा इसको लगा सकते हैं। ये रजिस्टर कर दिया आपने सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की तो इंस्टॉलेशन होगी है, जो भी यूजर नेम और उसका पासवर्ड है मैंने उससे लॉगिन करना है। यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड भी इसका एडमिन है और ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया जी। और ये ब्लैंक सॉफ्टवेयर, अभी इसके अंदर कोई डाटा वगैरह कुछ नहीं है। अब क्या होना है कि अभी सबसे पहले तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर के नाम से है, तो मैंने इसको इनके जो क्रेडेंशियल है उसके मुताबिक इसको अपडेट करना है। उसके लिए सबसे पहले इन्होंने कहा जी कि हमारा नाम है ये, इसके बाद यहाँ पे इनका एड्रेस है वो भी मैंने लिख दिया, फोन नंबर इनका आ गया जी ये वाला, वो ये मैंने लिख के और यहाँ से अपडेट कर दिया। ये इनके क्रेडेंशियल अपडेट हो गए। बाकी जो इनकी सेटिंग है वो एक है यहाँ पे मुख्तलिफ है, तो जर्नल जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके मुताबिक इनकी सेटिंग होनी है। यहाँ पे मैंने इनके एप्लीकेशन के राइट सेट कर दिए, कॉपी डिस्प्ले कर दिया। इसके बाद जो इनकी बिल की सेटिंग है, अब ये इन पे डिपेंड करता है कि इन्होंने थर्मल यूज करना है या A4 साइज का यूज करना है, वो जो भी वो यूज करेंगे उसके मुताबिक इनकी सेटिंग हो जाएगी। अब मैं सॉफ्टवेयर को करूंगा बंद और दोबारा सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। अब ये इनके नाम से रजिस्टर हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर देना है। अगर आपने सिस्टम के ऊपर जो FBR IMS की जो सर्विस है या जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है तो वो आपने किस तरह करना है, ये एक लिंक है, ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे इसके अंदर वेबसाइट के अंदर भी जाके आप कर सकते हैं, लेकिन ये लिंक है, इसके ऊपर आपने लिंक एड्रेस में पेस्ट करके एंटर की प्रेस करनी है और यहाँ पे ये नीचे आप देखिएगा ये फाइल डाउनलोड हो जाना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपने इसको ओपन कर लिया, यहाँ से इसको आपने कट कर लिया और डी के अंदर आपने यहाँ पे रख देना है इसको, या कहीं पे भी रख सकते हैं, वहां से भी रन कर सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है उसमें। तो यहाँ से इसको आपने एक्सट्रैक्ट किया तो ये आपके सामने दो फाइल्स आएंगी, एक IMS सेटअप और ये सेटअप। तो आपने सेटअप वाली फाइल को रन करना है, नेक्स्ट करना है और इसके बाद एवरीवन कर दीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसके बाद ये पीछे एक बैकग्राउंड में आपके ओपन हो जाएगा। अब ये है कि यहाँ पे ये सैंड बॉक्स पे हुआ है, ये टेस्ट आईडी के लिए आपने यहाँ पे प्रोटेक्शन करना है और POS की आईडी और एक्सेस कोड देना है। तो POS की आईडी और एक्सेस कोड कहाँ से आपको मिलेगा, वो जब आप FBR के ऊपर ये लॉगिन करके सारा कुछ करके आएंगे तो ये पोस्ट डिटेल के अंदर आपने आईडी इसकी जनरेट करनी है। तो ये POS आईडी आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेनी है, ये आपने डालना है और इसी तरह आपने यहाँ पे जो इसका कोड है ये आपने इसका कोड आपने डालना है और यहाँ पे आपने इसको पाथ लाजमी देना है, वो आप D ड्राइव ही सिलेक्ट कर दें बेशक या ई कर दें, जो भी है। D ड्राइव के अंदर मैंने इंस्टॉलर के फोल्डर के अंदर कर देना, ओके कर देना है और यहाँ से मैंने इसको इंस्टॉल करना है। अब ये नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई आपको स्क्रीन के ऊपर ओके या उस तरह का फाइनल या फिनिश का नहीं मिलेगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली और यहाँ से आपने इसको क्रॉस कर देना। ये इंस्टॉल हो गया और ये आपका फिनिश हो गया। अब ये आपकी सर्विस भी इंस्टॉल होगी और आपकी जो POS आईडी है उसके साथ कॉन्फ़िगर होगी। अब जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपने इसके कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी। ये एक साइट के ऊपर इंस्टॉलेशन होगी। ओके जी, ठीक हो गया सर। सबसे पहले तो देखें जी, आपने लिखना है विंडो लॉगिन, ठीक है। इसके अंदर आपने इसका जो पासवर्ड है, क्योंकि जब आप विंडो ओपन करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आपने इसका पासवर्ड देना है ए फॉर एप्पल। ओके, पासवर्ड ए जी, ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसको दूसरा जो स्टेप है वो आपने यूज करना है इसको सॉफ्टवेयर लॉगिन, और इसके बाद आपने जो आगे स्टेप लिखना है ये 2 स्टेप आप अपने सप्लायर लिखिएगा आप,
सप्लायर्स, ठीक हो गया, जी। सप्लायर हो गए। इसके बाद आप लिखिएगा सर ब्रांड्स। ब्रांड्स, जी सर। ओके। ब्रांड्स के आगे आप लिखिएगा सर कैटेगरीज। कैटेगरीज, ओके। इसके बाद अगला जो आप लिखिएगा वो लिखिएगा आप, अच्छा सेल्समैन को आपने यूज करना है या नहीं करना सर? सेलमैन फिलहाल तो खुद ही हैं हम। नहीं, उसमें होता ये है ना कि जिस तरह आपका सेटअप है ना, अब कस्टमर से डीलिंग होती है, कस्टमर आता है घर जाके कहता है यार ये चीज तो मुझे इसमें नहीं मिली या इस तरह होगी, तो आपको ये पता चल जाता है कि यार किस लड़के ने डील किया है वो। मुझे ना ओवरव्यू दे दीजिएगा, फिलहाल तो कोई नहीं जरूरत है चले। लेकिन वी विल डू इट इन फ्यूचर इफ चले वो आप इसको बेशक स्किप करते हैं। आगे आप लिखिएगा जी आइटम फाइल। आइटम फाइल, ठीक हो गया। इसके बाद आप लिखिएगा परचेज। उसके बाद आगे जी परचेजिंग, ठीक है जी। हो गया। इसके बाद आप लिखिए, अच्छा बार कोडिंग आपने यूज नहीं करनी, इसलिए आपने आगे लिखना है पॉइंट ऑफ सेल, POS। किसके आगे? POS 7 नंबर स्टेप आपका बनता है। अच्छा, बार कोडिंग हमने यूज नहीं करनी, चलो ठीक है, ओके। इसके बाद आपने 8 नंबर पे लिखिएगा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, ओके। इसके बाद 10 नंबर पे लिखिएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग, ओके। आगे 10 पे आ जाएगा आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स, ओके। ठीक है, ये वो स्टेप्स हैं जो आपने मिसाल की तरफ भी सॉफ्टवेयर में खुद प्रैक्टिकल करने हैं। जो जहां तक लॉगिन की बात है वो तो मैं अभी लॉगिन किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया हुआ है, तो ए पासवर्ड से मैं लॉगिन आया हूँ। अगर कहते हैं मैं इसको लॉग ऑफ कर देता हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसकी। ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर से जी ये एडमिनिस्ट्रेटर से, दूसरे अकाउंट में ये नहीं चलेगा। दूसरे अकाउंट में आएंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको नजर नहीं आएगा। ओके फाइन, ठीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर में ये मिलेगा, और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करते हैं जी तो ये रिटेल के नाम से आपको, ये रिटेल के नाम से आपके सामने सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अच्छा, डिटेल के नाम से सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर। अच्छा, अभी सॉफ्टवेयर लॉग्ड आउट है तो आप उसको डबल क्लिक करेंगे। अब आप देखें जो चीजें आपने वहां पे लिखी है ना, पहले वाले के बाद आपने देखें जो सॉफ्टवेयर लॉगिन, उसमें जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड देना है वो आपने देना है, एडमिन यूजर आईडी देनी है और एडमिन इसका पासवर्ड देना है आपने। ओके, ठीक है जी। ये एडमिन और एडमिन इसका पासवर्ड है। एडमिन इन रनिंग नो जी कैपिटल। जी लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक हो गया। अब आप ये जो दे रहा है लॉस्ट बैकअप डेटेड, ये ओके है क्योंकि मैंने बैकअप ले लिया सिस्टम में 19/9 को मैंने बैकअप लिया है, तो उसने कहा जी जो लास्ट आपने सॉफ्टवेयर का बैकअप लिया है वो इस तरीके को लिया। ये एक इन्फॉर्मेशन मैसेज है, इसको आप ओके कर दें। ओके कर दें, ठीक है। इसके बाद आपने आ जाना है जी सबसे पहले अपने सप्लायर्स के ऊपर आ जाना है, और उसके लिए आपको पहले सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये इसके ऊपर मेन्यूज है यहाँ पे। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग ही करनी है वो पहले वाले इनिशियल सिस्टम सेटअप के अंदर ही हमारे तमाम टॉपिक्स ने कवर करना है, जहाँ पे बेसिकली क्रिएशंस है कि आपने क्या चीज किस तरह क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हमने ये तीसरे नंबर के ऊपर सप्लायर है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे आपने ऐड का बटन दबाया, और जो पहला आपका वेंडर है के पास जो फ्रिज आपको देता है, सपोज करें वो जो भी कंपनी का नाम है वो यहाँ पे लिखिएगा, हायर पाकिस्तान लिमिटेड, इसको आप अपडेट कर दीजिएगा। अच्छा ये बाकी देखें जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी ऑप्शनल हैं, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी है। इसी तरह इसको ओके करें आप, और दोबारा दूसरा आपने जो सप्लायर है वो आप जी ऐड करें आप। ठीक हो गया जी। तीसरा हम ऐड करते हैं इसके अंदर। आप इसको एग्जिट कर दें सर, अगले स्टेप पे चले जाएं ब्रांड्स के ऊपर। ठीक है, इस स्टेप के अंदर इतना ही काम है जी। वैसे तो आप इसमें एड्रेस इंफॉर्मेशन जी आपकी मर्जी है। जी ऑप्शनल है, बिल्कुल ठीक है, बाकी इतना ही एग्जिट की। उर्दू नाम जो होता है ये उर्दू में भी लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू में जरूरत नहीं है आपको। ओके फाइन, ठीक है, एग्जिट कीजिएगा इसको। ओके, दोबारा जी दोबारा इनिशियल सिस्टम सेटअप पे क्लिक करें आप, ओके, और ब्रांड्स के ऊपर आ जाए आप। ओके, इसमें भी आप ऐड करें सर। ओके, इसके अंदर ऐड किया। यहाँ पे ब्रांड नेम के अंदर आपने अपना डॉलर्स दे दें, या ठीक है हायर दें, अपडेट करें, हायर आ गया, अपडेट कीजिएगा। यू नेम क्या है? यू नेम उर्दू में नेम। अच्छा, हाँ जी, अपडेट कीजिएगा। इसके बाद दोबारा ऐड कीजिएगा। वैसे तो होता ही है कि ब्रांड नेम और सप्लायर नेम कभी कॉमन भी होते हैं और कभी मुख्तलिफ भी होते हैं, क्योंकि आपको सारी चीजें आपकी कंपनीज दे रही हैं, इसलिए आपका ब्रांड और सप्लायर एक ही है।
जी मेरा मैं आपकी बात समझ रहा हाँ हूँ। जी। मेरा ब्रांड एक्सपायर इसलिए है क्योंकि मेरी सारी चीजें ब्रांडेड है। जी जी बिल्कुल सही, अपडेट कर दीजिएगा इसको। जी ठीक हो गया सर, एग्जिट कीजिएगा इसको सर। इसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा आपका कैटेगरीज के ऊपर आ जाएगा, इसको क्लोज कीजिएगा, एग्जिट कीजिएगा। ओके एग्जिट हो गया। और इसी तरह आगे इनिशियल सिस्टम सेटअप पे क्लिक कीजिएगा और अभी आपके पास कैटेगरीज आ गया, यहाँ पे ऐड करें। ठीक हो गया। अच्छा कैटेगरी की सब कैटेगरी बन सकती है, मैंने देखा है। जी बिल्कुल बन सकती है सर। ऐसे ही करना चाहिए। देखिए मैं तो अभी सब कैटेगरी इसलिए नहीं जाता कि मैं तो बेसिक आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन जब आप इस सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हो जाएंगे आप बेशक सब कैटेगरीज क्रिएट करें, ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर। लेकिन आप ऑप्शन मौजूद है मेरे पास, तो फ्रिज है दो तरह के। जी। ठीक है, एक ग्लास डोर है एक मेटल डोर है। ठीक है जी जी। अब मैं दो की अलग अलग कैटेगरी बनाऊं या एक में कैटेगरी बना के उसकी तरफ बना दूं? दोनों का देखें एडवांटेज क्या है आपको। अगर आप दो कैटेगरीज बनाएंगे तो आपको दो कैटेगरीज के अंदर फ्रिज को देखना पड़ेगा। अगर एक कैटेगरी बना के दो सब कैटेगरी बनाएंगे तो उसमें आपको एडवांटेज ये होगा कि अगर आपने फ्रिज देखना होगा तो आपको सारे नजर आ जाएंगे, लेकिन अगर उसके अंदर आपने स्पेसिफिक कैटेगरी के फ्रिज देखने होंगे तो फिर आपको सब कैटेगरी में से जाके देखना पड़ेगा। ओके ठीक है, अभी फिलहाल हम कैटेगरी पे रहते हैं, बाद में आप बेशक उसको कर लीजिएगा। हाँ जी, ऐड का बटन प्रेस कीजिएगा। तो कैटेगरी नेम ऐड करना है, कैटेगरी कोड ऐड करें आप सर, सिस्टम खुद आपको बताएगा, कोड वो खुद ले लेगा, नाम लिखिएगा। कैटेगरी 1 आ गई, इसके अंदर हम कर देते हैं हायर के साथ लिखने की जरूरत नहीं है सर आपको। ओके क्योंकि देखें हायर तो आपका ब्रांड है या सप्लायर है ना, रेफ्रिजरेटर असल में कैटेगरी है। ये आपके पास कल डॉलर्स भी आ सकता है, हायर भी आ सकता है और पेल भी आ सकता है, कैटेगरी उनकी कॉमन रहेगी। अपडेट कीजिएगा। जी वो आप ओके करेंगे, मैं उसी को आपको दिखाने लगा हूँ। ये एडिट किया आपने सर, एडिट का बटन प्रेस करें आप और नाम चेंज करके दोबारा अपडेट कर दें। इसलिए आपको इशू नहीं है, स्पेलिंग अगर खराब भी हो जाए तो आप दोबारा इसको चेंज कर दीजिएगा, अपडेट कर लें आप। ठीक है सर, दोबारा आप ऐड कीजिएगा सर। अच्छा अभी ये यहाँ पे जो कैटेगरी डिस्काउंट परसेंटेज और टैक्स परसेंटेज मांग रहा है, doesn't have to do it। असल में कैटेगरीज इसलिए नहीं होती यहाँ पे कि आपने कोई स्पेसिफिक या फिक्स डिस्काउंट नहीं देना होता। ये ज्यादातर यूज होता है आपके गारमेंट्स के अंदर, जहाँ पे आप कहते हैं जी इस पूरी कैटेगरी के ऊपर डिस्काउंट है, 10% फ्लैट डिस्काउंट है या 20% है, वहां पे तो ये चलता है। लेकिन आपके बिजनेस के अंदर आपने अगर किसी को डिस्काउंट देना भी होगा तो सिलेक्टेड आइटम के ऊपर जाएंगे, वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलेगी। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, ऐड का बटन प्रेस कीजिएगा। मेन इशू है जी, ऐड का बटन प्रेस कीजिएगा। ओके ऐड का बटन प्रेस कर लिया, इसके बाद इसमें हमने ऐड कर लिए। वॉशिंग मशीन कर लें आप। मैं वॉशिंग मशीन ऐड करता हूँ, अपडेट कीजिएगा। अपडेट कर ली। और एक वेस्ट पॉइंट आपने लिखा था, एक जूसर ऐड करने के लिए मैंने एक ट्रांजैक्शन करनी है। एक आप जूसर ऐड कर दीजिएगा या जो भी उनको आप नाम देते हैं, क्योंकि वेस्ट पॉइंट आपने लिखा हुआ था ना। अपडेट कीजिएगा, एग्जिट कीजिएगा सर। ओके अब अगले स्टेप पे आ जाएगा सर, आपका जो मेन स्टेप है वो है आइटम फाइल। बेसिक जो आपका टाइम लगना है ना सर, वो इसी स्टेप के ऊपर लगना है। कैटेगरीज आपकी 30-35 हो जाएंगी, सप्लायर भी आपके इतने ही होंगे, ब्रांड्स भी आपके इससे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो आइटम फाइल है वो आपने एक सिरे से लेके जो भी आपकी शॉप है और दूसरे सिरे तक आप जाएंगे, एक एक मॉडल को आपने इसके अंदर ऐड करना है। अगर एक ही मॉडल आपके पास 10 पड़े हुए हैं तो वो उनकी क्वांटिटी है, वो उसको आपने एक ही कंसीडर करना है। लेकिन मॉडल के अंदर मुख्तलिफ है, चाहे उसकी प्राइस सेम भी हो, तो आपने उसको सेपरेट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, इसका जो आइटम कोड है जी, अब ये हम ऑटो भी रख सकते हैं कि हम ऑटो इस तरह रख सकते हैं, हम सिस्टम को कहते हैं कि यहाँ पे 1001 से तुम कोड खुद स्टार्ट करते रहो, और हम इसको मैनुअल भी रख सकते हैं, हम कहते हैं नहीं हमने अपना खुद जो कोड है हमने डालना है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे चलाते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये हमें कैसे इस्तेमाल करना है। मैं ना कोड के दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हमारे पास ये कोड होगा मेरा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर आइएगा, क्लिक कीजिएगा नीचे वाले खाने में, यहाँ पे इस चीज का नाम लिखें जो कस्टमर के बिल के ऊपर, जिससे कस्टमर पता चल जाए कि उसने क्या चीज ली है। रेफ्रिजरेटर 21। अच्छा ठीक है,
ठीक होगा। अब नीचे कैटेगरी पे आए सर आप। EPS एक सेकंड, ओके ये मैं कर लूंगा। ठीक हो गया। नीचे नीचे कैटेगरी के ऊपर आइएगा सर आप। यहाँ पे आपने रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट कर दिया। सप्लायर के अंदर इसका सप्लायर सेलेक्ट कीजिएगा। कर लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद नीचे ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं आप जी। अब इसके अंदर ब्रांड भी सेलेक्ट। अच्छा, इसके अंदर आपने कहा था कि मैंने सब कैटेगरी को भी मैनेज करना है ना, मैं सिर्फ आपको बताता चलूं, बाकी उसको डिटेल में बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ये हम गए और यहाँ से हमने एक आप लिखिएगा, ये कौन सा आपने बताया था रेफ्रिजरेटर ऐड करें, एक और ऐड करें। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये किसकी सब कैटेगरी है? जी मैं आपने नीचे सब कैटेगरी, मेन कैटेगरी कौन? मेन कैटेगरी आपने नीचे सिलेक्ट नहीं की, लेकिन उससे भी कोई इशू नहीं है। आपने अगर रिलेशनशिप बताता हूँ। अच्छा, तो अब आपने नीचे इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा और ये आता है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। जी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसके कॉम्बिनेशन बन गया कैटेगरी और सब कैटेगरी का। इसको हम करेंगे एडिट। नहीं, पहले वाले को, इसको कैंसिल करें आप। ठीक है, इसको एडिट करेंगे। नहीं अभी नहीं हुआ, उस पर क्लिक करें। अभी देखें 002 आ रहा है, ये इसके ऊपर क्लिक करें 001 के ऊपर, ये आप एडिट कीजिएगा। अब एडिट किया और यहाँ पे हमने रेफ्रिजरेटर और अपडेट का बटन दबाया, अपडेट कर दिया। एग्जिट कर दें सर आप यहाँ से। ठीक हो गया, एग्जिट कर दिया। और इसके बाद आप आ जाए सर नीचे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस के ऊपर आ गए जी। यहाँ पे जो भी इसकी कॉस्ट प्राइस है, देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो परचेज के अंदर आपके पास दोबारा ऑप्शन आएगा कॉस्ट प्राइस डालने का। यहाँ पे आप इसकी सेल प्राइस दे दीजिएगा। ये सेल प्राइस वो है जो आस्किंग प्राइस होती है, यानी कि अगर मैं आपकी शॉप के अंदर दाखिल हुआ, मैं आपसे पता करता हूँ ये रेफ्रिजरेटर कितने का है, आप मुझे बताते हैं एक प्राइस बताते हैं, जो भी प्राइस बताते हैं ये वो वाली प्राइस है। जरूरी नहीं कि आप इसी के ऊपर दें, आप इससे कम का भी दे सकते हैं, इससे ज्यादा का भी दे सकते हैं। वो मैं डेफिनेटली, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं। बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन था ना, कुछ दिन मैंने पूछा था, आई थिंक दैट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अगर अपनी फाइल क्रिएट करके अपलोड करता हूँ तो वो भी ऑप्शन है सर, बिल्कुल ऑप्शन है। मैंने उसकी आपको वीडियो भी भेजी थी। मैं अपनी एक्सेल की फाइल क्रिएट करके उनको अपलोड करता हूँ। जी, आप ये आइटम डालें, मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी मुझे पहले बात ये बता दें, 35,800 इसकी ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। जी ठीक है। अब इसकी एक बिफोर टैक्स प्राइस है, एक आफ्टर टैक्स प्राइस है। जी ठीक हो गया। मैंने आपने जो प्राइस लिखी है वो इंक्लूसिव करनी है जी, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखनी है आपने। इसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जी, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और ये जो प्राइस होगी, ये फाइनल प्राइस होगी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। जी, यहाँ पे आपने इसको लिखना है सर 17%, 10%, 12%, जो भी आपकी अभी परसेंटेज चल रही है। नॉर्मल टैक्स 17% कर दूं? जी, इसको कर दें। कर दूं? जी, इसको क्लिक कर दें। अब आप देखें ये जो आपका आइटम है, ये इसकी प्राइस फिक्स नहीं है ना, इसमें कमी पेशी आप कर सकते हैं। तो सिस्टम को 35,800 ऐड की है ना जी, I have to sell between this and that। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए हमने सिस्टम को ये बताना है कि ये जो प्राइस है वो चेंजेबल है। तो यहाँ पे आइटम टाइप में आपने क्लिक कीजिएगा, आइटम टाइप है यहाँ पे इसको CHANG चेंज पे क्लिक कीजिएगा। अब हमने ये सिस्टम को बता दिया, जब भी हम सेल करें तो हमसे प्राइस पूछ लिया करो। अब आप इसको कर दीजिएगा अपडेट। अच्छा, इसको मैंने कर दिया अपडेट। ये आपका एक आइटम इसके अंदर क्रिएट हो गया। एक आइटम इसके अंदर क्रिएट हो गया है। अब जहां तक बारी थी, आपने कहा था कि अगर एक्सेल के अंदर हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं जी। उसका मैंने आपको वीडियो एक भेजी थी, उसको एक स्क्रिप्ट बना हुआ ये वाली फाइल है, ये आपने नोट कीजिएगा। आप मुझे इस फाइल का ना बेसिकली फॉर्मेट सेंड कर दें, मैं इसके अंदर ये इसका फॉर्मेट सर ये पड़ा हुआ है, ये जहाँ से सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, ये ओपन फाइल करेंगे लोकेशन, और इसके अंदर एक्सेल लिखा, ये आपने ये आपके पास मेरे ख्याल में एक्सेल इंस्टॉल नहीं है इसके अंदर, ये वो फाइल है। ठीक है। तो अगर आप इसको ओपन कर लेंगे तो इसके अंदर पूरे वो टेब बने हुए हैं, जिससे आप अच्छा, इसमें जो कॉलम्स बने हुए हैं उसके मुताबिक मैं उसको अपना डाटा सारा सेटअप करता हूँ। जी जी, तो ये आप इंपोर्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल इंपोर्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। अच्छा, एक आइटम और आइटम डालना चाहते हैं या नहीं? अच्छा, एक सेकंड, नॉइस एक बनानी है तो एक आइटम और ऐड करना पड़ेगा। एक और करें जी, करें, ऐड का बटन दबाएं। ओके, फिर मैं जो ओरिजिनल सेल हुई है ना कल, उसकी नॉइस बनाना चाह रहा हूं। जी ठीक है, ऐड का बटन प्रेस करें। ठीक है, इधर ऐड कर देंगे H और F। ठीक हो गया, और ये हमारा आ गया डिस्क्रिप्शन में हायर।
ठीक हो गया। अब नीचे सारी इन्फॉर्मेशन वही है आपकी, इसमें कोई चेंजेस वाली नहीं है, ये ग्लास वाला है जी। ठीक है, अब आप कास्ट प्राइस सेल प्राइस दें सर। ये सर, अच्छा ये सारी चीजें मेरे ख्याल में बाकी सेम ही है जी। अपडेट कर दें सर। अच्छा, ये अपडेट कर दिया। अब हम सिर्फ इन्हीं 2 आइटम की ना परचेज डाल देते हैं, चाहे 4-4 5-5 पीस के लिए। आप इसको कीजिएगा एग्जिट। अच्छा, ये हमने अब ये पहले वाला मेन्यू अब हमने कंप्लीट कर लिया है, सिवाय इसके कि हमने एक इसके अंदर कस्टमर नहीं डाला। अगर कस्टमर कोई है आपका तो वो भी डाल देते हैं, नहीं तो आगे हम चलते हैं। एक दफा मुझे और भी दे दें कस्टमर। ये कस्टमर पे आएंगे, कस्टमर यहाँ पे ऐड करेंगे, एक कोड आप इसको दे देंगे, कोई भी कोड आपने जो भी देना है। ठीक है, एक उसका नाम लिखे जी कस्टमर का। ये वो कस्टमर है जिसको आप जी, इसका नाम आप देंगे, और ये वो कस्टमर देते हैं जिनको आप उधार पे माल देते हैं। जी जी ठीक है, किसी का नाम लिखिएगा, या आपको बंदा आता है वो आपको कुछ एडवांस दे जाता है और कुछ बैलेंस कर जाता है, तो फिर उसके लिए आपको कस्टमर उसका क्रिएट करना पड़ता है। किसी भी एक बंदे का नाम लिख लें आप। मैं लिख लूंगा वो, अभी फिलहाल मैं ओरिजिनल कस्टमर ऐड कर लूंगा। मिसाल के तौर पर हमने फिलहाल इसको ये करके और अपडेट कर दिया, ये आपका कस्टमर बन गया। हाँ, टेस्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, हम अब ये पहले वाला मेन्यू कंप्लीट करने के बाद हम अगले ट्रांजैक्शन वाले मेन्यू के ऊपर आ गए। यहाँ से हमने सबसे पहले स्टॉक डेबिट नोट पे आ जाना है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपने टैक्स वाले आइटम की परचेज की एंट्री आपने किस तरह करनी है, स्पेशली जो आइटम थर्ड शेड्यूल के हों और इनके ऊपर डिस्काउंट भी मिला हो और इनकम टैक्स भी आपका कटा हो, तो वो जो बिल है वो आपने सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको उस बिल का व्यू दिखाता हूँ। ये उनका बिल था, इस बिल को मैंने ओपन किया और ये वीडियो के लिए मैंने उसको कलर कर दिया कॉलम्स को। इसकी वजह ये थी कि ये बिल जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि अभी नए नए बिल टैक्स वाले आ रहे हैं और फिर टैक्स भी एक नहीं है, इसमें मल्टीपल टैक्स हैं। आइटम का जो भी उसका शेड्यूल है उसके मुताबिक उसकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो डिफरेंट होती है। तो इस वजह से जो भी आपके पास बिल आएगा तो वो आपने बिल को पहले थॉरोली चेक करना है कि ये टैक्स किस वैल्यू के ऊपर लगा हुआ है, इनकम टैक्स किस वैल्यू के ऊपर लगा हुआ है, और इसके अंदर ट्रेड प्राइस क्या है, आरपी क्या है, एमआरपी क्या है। तो ये बहुत सी चीजें आपने मद्देनजर रखनी है सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करते हुए। जिस तरह पहले होता था कि एक डाटा एंट्री वाला उसने बिल देखा, उसमें क्वांटिटी देखी, रेट देखा और उसने बिल डाल दिया। अब इस तरह का निजाम नहीं चलेगा, आपको खुद भी इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी और जो भी डाटा एंट्री वाले हैं उनको भी इसमें विजिलेंट होना पड़ेगा कि ये ना हो कि आप कुछ एंट्री कर दें और एफबीआर के पास जो आपका डाटा क्या हुआ है उसमें कुछ और हो। तो ये दोनों चीजों का आपने मद्देनजर रखना, और फिर साथ आपने ये भी देखना है कि जिस सप्लायर ने आपको ये बिल दिया है जरूरी नहीं कि उसने भी कैलकुलेशन आपकी ठीक की हो, तो आपने उसको भी रीचेक करना है कि हमारा ये टैक्स बनता था कि नहीं बनता था। अब देखिए, एक तो ये इनवाइस है, आप ये सामने है। इसी तरह मैं आपको एक डाल्डा की इनवाइस दिखा रहा हूँ, उसके नीचे लिखा हुआ है कि एडवांस इनकम टैक्स 0.1% फाइलर पे है, 0.2% नॉन फाइलर के ऊपर एक ये टैक्स है। इसी तरह ये आप टैक्स देखें फर्दर 3%, और ये रजिस्टर अनरजिस्टर है। इसी तरह एडवांस इनकम टैक्स 0.5 फाइलर पे है और 1% नॉन फाइलर पे है। ये सिर्फ मैं आपको वीडियो के लिए आपको बता रहा हूँ, ये फिगर्स जब आप देख रहे होंगे उस वक्त हो सकता है चेंज भी हो चुकी हो, या इसमें से कोई टैक्स खत्म हो गया हो, कोई इंक्रीज हो गया हो, कोई डिक्रीज हो गया हो। बेसिक जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये आप इतना आसान काम नहीं रहा कि आप परचेज इनवाइस को प्रॉपर एंट्री करें। तो हर चीज को आपने मद्देनजर रख के तो फिर आपने सॉफ्टवेयर की तरफ आना है इसकी एंट्री करने के लिए। अब सबसे पहले जब ये मैंने इनवाइस को देखा तो मैंने ये कैलकुलेशन इसमें से निकाली कि ये जो टैक्स है वो किन वैल्यू के ऊपर लगा हुआ है, और फिर इसी तरह ये जो इन्होंने इनकम टैक्स लगाया हुआ है, विद होल्ड किया हुआ है, ये 194 रुपीज, ये किस वैल्यू के ऊपर लगा हुआ है। तो जो इन्होंने अभी टैक्स लगाया हुआ है ये रेट है, इसके ऊपर इन्होंने 17% टैक्स लगाया हुआ है, और इसके बाद ये जिस वैल्यू के ऊपर इन्होंने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है जो कि नेट वैल्यू ये बनती है। जो इनकम टैक्स की कटौती हुई या इन्होंने विद होल्ड किया इनकम टैक्स, वो उन्होंने यहाँ पे 194 रुपीज रखा जो कि नेट वैल्यू के ऊपर है, लेकिन टैक्स से पहले का है, उन्होंने ऊपर लिख भी दिया है। तो एक तो ये हो गया कि टैक्स हमारा किस रेट के ऊपर लगा हुआ है, और दूसरा हमारा इनकम टैक्स किस वैल्यू के ऊपर कटा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है और ये थर्ड शेड्यूल के आइटम है, और थर्ड शेड्यूल के आइटम का मतलब ये है कि ये जो इनकी प्राइस है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, ये 25,800 रुपए की है। कंपनी ने इनसे जो टैक्स की वैल्यू है वो उसने इनसे चार्ज कर ली है 3749 रुपए। अब ये किसी कस्टमर को ये 25,800 का दें, 20,000 का दें, 30,000 रुपए का दें, चाहे किसी को मुफ्त का भी दे दें,
तो ये जो टैक्स है कंपनी ने इनका टैक्स काट लिया है पहले। अब इन्होंने कस्टमर से को मजीद टैक्स वगैरह नहीं काटना, जो टैक्स इनका कटा हुआ है वही टैक्स इन्होंने कस्टमर से लेना है, यानी टैक्स इनका फिक्स ही रहेगा। इन आइटम्स को बोलते हैं कि ये थर्ड शेड्यूल के आइटम्स है। जब ये सारी कैलकुलेशन आपने समझ ली इनवाइस के ऊपर, तब आपने आना है सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर इनवाइस की कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आई तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी एंट्री नहीं कर सकते। इसलिए एंट्री करने के लिए जरूरी है कि पहले आपको इनवाइस की खुद समझ आ जाए कि इनवाइस के ऊपर क्या हुआ है। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, इसकी एंट्री हमने कैसे करनी है। सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सबसे पहले तो आते हैं परचेज के ऊपर। अब जब आपने परचेज के ऊपर आए तो अगर आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल रहा है जिस तरह ये मेरे पास खुला हुआ है, और आप इनवाइस की एंट्री करना चाहते हैं इस तरह की इनवाइस को, तो आप इस वाले सॉफ्टवेयर के वर्जन के ऊपर ये इनवाइस इंटर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको जो सॉफ्टवेयर का अपडेटेड वर्जन है टैक्स के हवाले से, उसके ऊपर आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, और उसके लाजमी बात है कि चार्जेस भी हैं। अब आते हैं जी दूसरे वाला वर्जन जिसके अंदर मैं ये जो बिल है उसकी एंट्री करना चाहता हूँ। अब ये अपडेटेड वर्जन के अंदर हम आगे जब आप फॉर्म देखेंगे तो इसके अंदर आपको काफी सारी नई चीजें नजर आएंगी जो उस वाले फॉर्म के अंदर नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो हमारा परचेज के पुराने तरीके से उसका फॉर्म डिजाइन हुआ है, और ये वाला जो फॉर्म है ये लेटेस्ट जो FBR की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक हमने डिजाइन किया हुआ है। अब जब हमने ये दो आइटम डालने हैं तो इन दो आइटम के परचेज डालने से पहले मैं आपको इनकी पहले आइटम फाइल दिखाता हूँ कि आइटम फाइल के अंदर आपने किस तरह की इसकी तब्दीली होगी। आइटम फाइल के अंदर हम आते हैं जी। अब ये देखें ये दो ही आइटम मैंने इसके अंदर इन किए हुए। एक तो कोड आ गया, डिस्क्रिप्शन जिस तरह आपकी आती है, कैटेगरी, सप्लायर, कास्ट प्राइस आ गई, सेल प्राइस आ गई। सेल प्राइस वो होती है जो यहाँ पे इन्होंने MRP लिखी होती है विद टैक्स, तो वो आपने लिखनी होती है। वो MRP यहाँ पे भी आप लिखेंगे, और जो इसकी RP होती है जो इसकी ये है जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो रहा होता है वो इसका ये रेट होता है, वो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जो मेन चीज है वो है आइटम की परसेंटेज GST की और इसका शेड्यूल। ये बहुत ही जरूरी है कि जब आप आइटम की परसेंटेज में तब्दीली करेंगे तो लाजमी बात है उसकी आगे कैलकुलेशन में भी फर्क आएगा, और दूसरा जब आप उसका शेड्यूल यहाँ पे चेंज करते हैं तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी मुख्तलिफ हो जाती है। इसलिए जो आइटम्स की कैटेगराइजेशन उन्होंने की हुई है वो शेड्यूल के ऊपर की हुई है कि इसके ऊपर कौन सा टैक्स होगा और इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी। और यहाँ पे आइटम की टाइप चेंज मैंने इसलिए रखी हुई है कि ये मोस्टली जो आइटम होता है ये कस्टमर टू कस्टमर इसकी प्राइस सेट होती है, यानी कि किसी कस्टमर को वो 25,800 का देंगे, किसी को 25,400 का दे सकते हैं, किसी को 25,000 का दे सकते हैं। इसलिए फिर आइटम टाइप इसकी चेंज कर देते हैं ताकि जब भी ये आइटम सेल होगा तो 25,800 रुपए सेल प्राइस में लिख देगा। अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये दोनों आइटम के साथ मैंने इसी तरह की ट्रीटमेंट करके और यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब हम आ जाते हैं परचेज की तरफ। यहाँ पे हमने ऐड किया, ऊपर जो इनवाइस का यहाँ पे इनका नंबर था वो हमने नंबर यहाँ पे लिख देना है, नंबर आपने सही लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अपना सप्लायर सेलेक्ट कर दिया, जिस सप्लायर ने आपको भेजा है यहाँ पे आपने इसको सेव कर दिया। इसके बाद दो आपके आइटम है, जो पहला आइटम है वो हमने यहाँ पे डाला, इसकी आ गई कास्ट प्राइस आ गई हमारे पास, कास्ट प्राइस आ गई जी हमारे पास इसकी 22,051 रुपये और इसकी क्वांटिटी है 1। हमने इसकी क्वांटिटी में किया 1, और इसके बाद जो इसका डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रुपीज के अंदर है 1380 रुपये, तो हमने 1380 रुपये लिखा और इसकी परसेंटेज लेफ्ट साइड पे खुद बन गई है। अगर परसेंटेज आपको बिल के अंदर आई है तो आपने परसेंटेज लिखेंगे तो रुपीज खुद बन जाएगा। इसके ऊपर जो टैक्स है वो है 17%, 17% टैक्स आ गया। और जो एडवांस इनकम टैक्स इनकी कटौती हुई है, क्योंकि ये जो बिल है इसकी पहले मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है, इसलिए मुझे पता है कि इन्होंने जो इनकी कैलकुलेशन हुई थी इस अमाउंट के ऊपर 0.5% हुई थी, तो वो 194 बनता था, 0.5 कर दिया। और अब इसकी जो अमाउंट बनती है वो देखें 128 रुपीज बनती है। तो अगर ये 128 बनती है, ये नेट वैल्यू के ऊपर अगर मैं 0.5% करता हूँ 20,671 रुपये पे, ये 20,671 रुपये पे अगर मैं माइनस करता हूँ 0.5%, तो मेरी जो परसेंटेज बनती है वो 103 रुपये बनती है। जबकि सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपकी परसेंटेज जो वैल्यू बन रही है वो 128 रुपये बन रही है। अब यहाँ पे इसका क्लिक है, आपको पता होगा कि ये क्यों इसकी कैलकुलेशन में फर्क आ रहा है। इसकी फर्क की वजह यह है कि ये जो 0.5% है वो इस वैल्यू के ऊपर 17% प्लस करके उसके बाद ये वैल्यू बना रहे हैं, जबकि इन्होंने जो इनवाइस के ऊपर है जो इसका आइटम का रेट था इसके बाद इन्होंने इसमें से डिस्काउंट लेस किया, इसके बाद जो अमाउंट बनती है उसके ऊपर उन्होंने 0.5% विद होल्ड किया हुआ इनका।
तो हमने क्या करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर हमने ये ऑप्शन रखा हुआ है, ये 4 चेक्स बॉक्स है। इनका मकसद क्या है, इन 4 बटन्स को आपने समझना है। पहले वाला बटन ये है कि जीएसटी आफ्टर डिस्काउंट एंड ट्रेड ऑफर। जो सेल टैक्स की परसेंटेज है वो डिस्काउंट के बाद और ट्रेड ऑफर के बाद कैलकुलेट हो। दूसरे वाले पे है जीएसटी आफ्टर डिस्काउंट बट विदाउट ट्रेड ऑफर। ये ट्रेड ऑफर से डिस्काउंट के तो बाद हो लेकिन ट्रेड ऑफर से पहले हो। इसी तरह तीसरा है जीएसटी आफ्टर ट्रेड ऑफर बट विदाउट डिस्काउंट। ट्रेड ऑफर के तो बाद हो लेकिन डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट हो। और जो चौथी चीज है इसके अंदर है वो है एडवांस टैक्स बिफोर सेल टैक्स। अब जो ये एडवांस टैक्स है वो सेल टैक्स से पहले इसका अमल हो, तो इसलिए हमने ये वाला चेक यहाँ पे लगा देना है। जब हम ये चेक लगाएंगे तब हमारी वैल्यू 103 रुपए आएगी, जो यहाँ पे आपको नजर भी आ रही है। ठीक है, इसलिए ये आपने लाजमी समझना है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इनवाइस जब आप तक नहीं समझेंगे किसके ऊपर किस कैलकुलेशन किस फार्मूले के तहत हुई है, तो आप ये इनवाइस इसके अंदर इंटर नहीं कर सकते। अब हमने ये यहाँ पे इसको सेव किया। इसी तरह दूसरे आइटम पे गए, दूसरे आइटम की कास्ट प्राइस ये है, उसकी क्वांटिटी भी हमारे पास है 1 ही है जी। और 1 के बाद इसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो है 1200 रुपये, और इसके ऊपर जो सेल टैक्स की परसेंटेज है वो है 17%, दोनों की एक ही है। इसके बाद जो इसके ऊपर भी लगा हुआ है इनकम टैक्स लगा हुआ 0.5 है। और अब ये देखिए ये 91 ये हो गया और 103 पहले का था, तो ये दोनों की कैलकुलेशन 194 हो गई है, जो यहाँ पे आपको मैच नजर आएगी। तो जब आपने इनकी वैल्यू को समझ के सही एंट्री करेंगे तो आपका जो बिल है वो और इसका सॉफ्टवेयर का टोटल दोनों बराबर आएंगे। ये 2 ही आइटम है इसलिए मैंने इसको नो कर दिया। अब आ जाती है कि आपने इसको अपने बिल को कंपनी के बिल के साथ वेरीफाई करना है कि जो आपने एंट्री सॉफ्टवेयर के अंदर डालनी है और जो बिल के ऊपर है वो दोनों मैच कर भी रही हैं कि नहीं कर रहे। सबसे पहली चीज जो आपने देखना है कि टोटल डिस्काउंट आपका 2580 रुपये होना चाहिए। जो टोटल डिस्काउंट है वो 2580 रुपये, हमारी एक फिगर मैच हो गई है। इसी तरह जो आपके पास टोटल टैक्स है वो है 7047 रुपये। जो टैक्स है ये सेल टैक्स है वो 7047 रुपये हो गया। इसके बाद जो आपके पास क्वांटिटी है वो 2 है। जो ग्रास है इसका यानी विदाउट टैक्स, वो आपकी वैल्यू जो बनती है ग्रास की वो बनती है 41,453 रुपये। वैल्यू सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वो ये बनती है। इसके बाद जो आपका कास्ट टोटल है सारा कुछ मिलाने के बाद आपका टैक्स इंक्लूड करने के बाद 46,114 रुपये बनती है। तो वो आपके पास 46,114 रुपये आपकी ये आ गई। अब जब ये सारी कैलकुलेशन मैच कर गई, ओके हो गया, अब आपने आना है सॉफ्टवेयर की तरफ और यहाँ से आपने इसको पोस्ट करना है। इसके अंदर ये है कि अगर आपने यहाँ पे किसी की जीएसटी की परसेंटेज डाली हुई है 17% डाली हुई है 16 डाली हुई है और आप चाहते हैं कि यहाँ से जब मैं इसको पोस्ट करूं तो आइटम फाइल में भी इसकी जो परसेंटेज है वो अपडेट हो जाए, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके तो इसको अपडेट करना है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि आप इसकी जो परसेंटेज है वो आइटम फाइल में एक मरतबा डाल देते हैं, आप कहते हैं परचेज इनवाइस है उसकी परसेंटेज अपडेट ना हो, फिर आपने इसको हटा के तो यहाँ से इसको आपने पोस्ट कर देना है। तो ये था जी आपके थर्ड शेड्यूल आइटम की परचेज, क्या आपने किस तरह उसकी परचेज करनी है और किस तरह आपकी वैल्यू आपके इनवाइस के साथ मैच करनी चाहिए। ये पॉइंट ऑफ सेल पे हम गए और यहाँ पे हमने पीओएस आईडी डाली और पीओएस इसका पासवर्ड है और लॉगिन हमने कर देना है। अब वो कह रहा है जी आपने एफबीआर की आईडी नहीं डाली। एफबीआर की आईडी मैं इसमें डाल देता हूँ। डबल आपने कर दिया मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया, ये हो गया जी हमारे पास एफबीआर की आईडी। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो गया जी। हम इसको फिलहाल कर देते हैं बंद। यहाँ पे आप स्लैश करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। आपके सामने ये माइक्रोवेव ओवन आ गया सर। कितने पीस सेल करने? 1 पीस सेल करने। क्या रेट लगाया जी आपने? अच्छा रेट क्या लगाया जी
रेट आप इसको सेल कर दें, इसको फिलहाल कर देते हैं बिल 2500 का कर दें। 2500 नहीं 20,500 20,500 कर दूं? जी जी ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। और ये हमारा सेल हो गया और ये कस्टमर ने हमें दे दिए जी, सपोज करें उसने हमें दे दिए 21,000 रुपये दे दिए। अच्छा, ये 1 रुपया जो FBR के चार्जेस हैं वो आपने लाजमी चार्ज करना है, ये उनकी कंडीशन है। हर बिल के ऊपर 1 रुपया आपने चार्ज करना है। ठीक है, ये बिल बन गया, FBR को गया और 499 रुपये आपने उनको वापस करने हैं। अब मैं सिर्फ आपको जो आपका बिल है उसकी तरह सेटिंग आपको करके देता हूँ। अच्छा सर, ये वाला बिल आपका ना प्रिंट होके तो बाहर आएगा। इसके ऊपर आप अगर नीचे चले जाएं, ये QR कोड और ये इनवाइस का नंबर है। तो ये वाला इनवाइस का नंबर जो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपने जाना है, ये आपकी इनवाइस वेरीफाई होगी जी। हाँ, स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा सर, मैंने आपको वो इनवाइस शो की है। ठीक हो गया, समझ गया मैं आपकी बात को। ठीक हो गया जी। जब आप सेल अब आपने कर ली, अब आपने रात को अपनी क्लोजिंग करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी कि आज आपने देखनी है आपकी सेल कितनी हुई है। तो डेली सेल रिपोर्ट में आपने जाना है सर, और डेली सेल रिपोर्ट का आपने बटन दबाना है। यहाँ से जो भी आपका बड़ा प्रिंटर है वो सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो सिस्टम आपको बता देगा कि ये आपकी सेल हुई है। अगर आपने ये देखना हो कि हमने कौन कौन से आइटम सेल किए हैं तो फिर आपको आइटम वाइज पे जाना पड़ेगा और ये आपके सामने आ जाएगा। अब इसके बाद जब आपने रिपोर्टें देख ली, अपनी कैश मैच कर ली, अब आपने इसकी आखिरी जो स्टेप है हमारा क्लोजिंग है। क्लोजिंग के लिए आपने यूटिलिटीज में जाना है और एंड ऑफ डे पे क्लिक करना है। एंड ऑफ डे पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाएंगे। अच्छा, डे क्लोजिंग खुद करके जानी है? जी जी, डे क्लोजिंग, क्योंकि देखे ना सिस्टम ऑटोमेटिक इसलिए नहीं हो सकता, कई दुकानें होती हैं 12 बजे के बाद भी ओपन होती हैं, कहीं पहले होती हैं, कहीं दिन में 2 मरतबा क्लोज करती हैं। तो ये आपने प्रोसीजर दबाना है एंड ऑफ डे का। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने साथ ही इसका बैकअप है, ये बैकअप आपने लाजमी लेना है। ई बैकअप के अंदर आपने इन्वेंट्री का बैकअप और टैम का बैकअप ये आपने लेके तो ये आपने क्लोज कर दिया। अब आपकी बारी आ जाए जी और इन्वेंट्री का बैकअप जी जी जी। अब इसके बाद आ जाता है जी, आपने जो GST की रिपोर्ट्स हैं वो महीने की देखनी है कि आपकी GST कितना जमा हुआ, कितना आपने कलेक्ट किया। तो ये GST में जाना है आपने, यहाँ पे आपने डेट दे दी यकम से लेके आज तक। तो ये सेल रिपोर्ट आइटम वाइज GST, इस पे ओके करेंगे तो सिस्टम आपको बता देगा कि ये आइटम आपने सेल किया, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, GST 17% था, टोटल विदाउट GST कितना था, GST की अमाउंट, और ये आ गया। अच्छा, मेरी इनवॉइस इस पैटर्न में नहीं हो सकती? अगर आप कहेंगे तो इस पैटर्न में हो जाएगी, हमें तो कोई इशू नहीं है। आप इसको PDF में सेव कर दें, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि हमें क्या चाहिए। ये हो गया। ओवन को सेल कर लेते हैं। ये इस तरह नहीं, बहुत देर लगेगी, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। यहाँ पे स्लैश करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइक्रोवेव ओवन। ये कौन सा बटन दबाया? स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। ये जो बटन आपने दबाया था तो सिलेक्शन किया। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, मैं आपको बता, आपने दबाना है ये वाला फॉरवर्ड स्लैश और एंटर की एंटर जी। फॉरवर्ड स्लैश एंटर, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए और माइक्रोवेव ओवन पे आ जाए। एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस करें। एंटर कर दिया, ये आ गया ऊपर। हाँ जी, क्वांटिटी दें। अब ये डिस्काउंट वाले का ये आपने क्या किया है? एक सेकंड, इसको अगर HWM लिखा हो तो ये सर्च होना चाहिए ना? आपके अगर कहेंगे इस तरह सर्च होगा तो इस तरह सर्च कर दूंगा। सर सर्च होना चाहिए ना, वो तो हम इसी तरह से आएंगे। इसको आप एक्टिवेट करते हैं क्योंकि ये तो हमारे तो कोड होते हैं, हमें याद होते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट। तो वो जब 2-3 जो आइटम डाल जाएंगे उसमें सर्च आउट करना। असल में ये जो स्लैश वाली सर्च होती है ना, ये ज्यादा लोग यूज करते हैं इसको, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपने कहीं पे भी कुछ भी लिखा ना, थोड़ा बहुत भी लिखा, दरमियान में, शुरू में, बाद में, कहीं से भी, तो वो इसको सर्च कर लेते हैं। हाँ, वो कोई इशू नहीं है, वो HM जिस भी सीक्वेंस में हो जी लिखे सर। ये HWM आ गया। हाँ जी, एंटर प्रेस करें। इसको लिखते हैं
लिखे इसकी भी सेल डाल देते हैं क्या। अच्छा इसकी प्राइस हमने ये देखते 35,800। एंटर प्रेस करें सर, एंटर, ये आ गया। आप यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं आप, तो यहाँ पे लिखे प्राइस। यहाँ पे प्राइस नहीं मैंने लिखी, मैं डिस्काउंट कॉलम में लिखना चाह रहा हूँ। नहीं, डिस्काउंट वाले कॉलम में आप लिखना चाहते हैं? हाँ फिर आपको मैं ये प्राइस को एज इट इज शो करना चाहता हूँ, जितना भी डिस्काउंट मैंने दिया उसको डिस्काउंट में रुपीज में देंगे, परसेंटेज में देंगे? रुपीज में। मिसाल के तौर पर आपने इनको छोड़ दिया, इसकी कॉस्ट प्राइस तो नजर नहीं आ रही है। कॉस्ट प्राइस ये नीचे है सर, ये एक सेकंड रेड कलर की नजर आ रही है, ये हो गया जी, ये और 2300 रुपये, 2300 ये ले। ठीक है, ये 33,500 की आ जाए। ठीक है जी, ठीक हो गया। वैसे बजाय इसके कि आप यहाँ पे जमा करें इसको फिर माइनस करें, बेहतर है कि यहाँ पे 35 वाले के अंदर ही आप उसकी प्राइस लिख दें जितने का आपने सेल किया है, वो आसान है और जल्दी है। चलें ठीक है, डन करें। ठीक है, उसी तरह करते हैं इसको खत्म। जितने का वो प्राइस आएगी उसको चेंज करके, हाँ जितने का भी करते हैं ना ये कर लें, क्योंकि वो असल में करेंगे ही बाद में भी इसी तरह ही ये, क्योंकि ये वाला डिस्काउंट वाले चक्कर में नहीं पड़ते ये। ये ले, ओके जी, ओके। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।